हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साइंस के क्वेश्चन ये हमारे होंगे जो कि पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चन है, एचटीज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है हमको। तो सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? उपास्थि, पेशी, पसली पिंजर या अस्थि। तो क्या इन्हें कहा जाता है? तो देखिए, सिकुड़कर और शिथिल होकर जो शरीर की गति में सहायक होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पेशी कहते हैं। फिर है यहाँ पर कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तो देखिए, कठोर संरचना कंकाल बनाने वाली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। फिर कंकाल का वह भाग जिसे झुकाया जा सकता है, ये होती है हमारी उपास्थि। और उसके बाद वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना तैयार करती है, इसे हम कहते हैं पसली पिंजर। तो पसली जिसे कहा जाता है वो वक्ष की जो अस्थि होती है और साथ ही साथ मेरुदंड को जोड़कर यहाँ पर बक्से की रचना करता है। तो यहाँ पर जो सही हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो ए का सेकेंड नंबर और बी का फोर्थ नंबर, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड नंबर। तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि, थोड़ा सा और हम इसे जूम कर लेते हैं। तो देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। यानी ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें 2 से ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। तो ये है हमारी पीयूष ग्रंथि, या जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इससे 2 से ज्यादा जो हार्मोन है वो स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि, या इसे ही हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जिससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जिनमें आपका वृद्धि हार्मोन है यानी कि ग्रोथ हार्मोन, उसके अलावा TSH, MSH यानी मेलाटोनिन से रिलेटेड हार्मोन। तो ये सभी जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और यही 2 से अधिक यानी स्राव करती है हार्मोन्स का। फिर है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो ये हमारा सही नहीं है। फिर है सभी धातुएं कठोर होती हैं, ये भी हमारा सही नहीं है। फिर सभी धातुएं गैस होती हैं, ये भी हमारा सही नहीं है। फिर सही आंसर होगा हमारा सभी धातुएं अतन्य होती हैं, यानी कि तन्य नहीं होती। जो धातुओं की प्रकृति है वो यहाँ पर तन्य होती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं यानी जो नॉन मेटल हैं, ये हमारी कैसी होती हैं? अतन्य होती हैं। नॉन डक्टाइल इन्हें हम कहते हैं, यानी ये नॉन डक्टाइल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो वाई क्या है? यानी आपको ऐसा यहाँ पर रेशा बताना है जो है तो मानव निर्मित, लेकिन उसका जो स्रोत है, जो बेस फॉर्म है, वो यहाँ पर प्राकृतिक है, यानी नेचुरल सोर्स से उसे प्राप्त किया गया है, लेकिन वो मैन मेड है, या हम ये कह लें मानव निर्मित रेशा है। तो देखिए, अगर टोटली अगर हम बात करें प्राकृतिक की तो वो हो जाएगा जूट, यानी जूट एक यहाँ पर प्राकृतिक रेशा है। लेकिन मानव निर्मित प्राकृतिक रेशा की अगर हम बात करें तो वो है रेयान, यानी जिसे लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। यानी इसका जो स्रोत है वो तो यहाँ पर प्राकृतिक है, लेकिन ये एक मानव निर्मित रेशा है, फाइबर है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और इनमें से कौन सा घरेलू ईंधन के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में हम उसी का यूज करेंगे, वही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, जो कि होना चाहिए एक ऐसा गैस फॉर्म में होना चाहिए, जैसा कि हम LPG का यूज करते हैं ईंधन के रूप में, तो गैस फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो गैस होना चाहिए, ऊष्मीयमान उसका मध्यम हो और ज्वलन ताप भी मध्यम हो, क्योंकि निम्न होगा तो फिर हम जो खाना है कैसे पका पाएंगे, या उच्च होगा तो वो भी हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही होगा, यानी ऊष्मीयमान मध्यम हो, अवस्था गैस हो और ज्वलन ताप भी मध्यम हो। तो यानी सी यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा घरेलू ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है उसे हम क्या कहेंगे? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के नाम से इसे जाना जाता है, या एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है, एंडेमिक
बेसिकली हम बीमारी के सेंस में कहते हैं जो किसी एक विशेष स्थान पर कोई बीमारी फैल जाए उसे हम एंडेमिक कहते हैं। तो देखिए विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज उसे ही कहा जाता है। बाकी जो विलुप्त है यानी जो विलुप्त हो चुकी हैं प्रजातियां उसे विलुप्त स्पीसीज, और संकटापन्न जो यहाँ पर संकट की स्थिति में है। और इन सभी का डाटा आपको किस में मिलता है, रेड डाटा बुक, जिसे हम इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं। इसमें डाटा रखा जाता है जो भी संकटापन्न है या विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं, इनको कैटेगराइज किया जाता है रेड डाटा बुक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धातु X तथा धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी X धातु Y को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है परंतु Z को विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, कई बार आपको तत्व भी दे दिए जाते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, निकिल है, ये सभी आपको दे दिए जाते हैं। और कभी आपसे ऐसे ही XY करके पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो होगा वो दूसरे को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी सबसे जो अभिक्रियाशील होगा वो दूसरे को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है X Y को कर देता है, यानी X तो Y से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन Z को नहीं कर पाता, यानी Z सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर बात करें तो वही पूछा गया है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, तो ये होगा Z। तो Z यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतया विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। फिर है, आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से गिरी और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से यहाँ पर परावर्तन होगा तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो सही आंसर होगा 4th नंबर, कोई भी प्रतिबिंब इस स्थिति में नहीं बनेगा। और प्रतिबिंब देखते हैं जब हम उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, उसके माध्यम से या यहाँ पर दर्पण का यूज किया जाए तो फिर वहाँ पर हमको प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक पृष्ठ की बात की गई है, यानी किसी बिंब से जो प्रकाश किरणें हैं पृष्ठ पर गिर रही हैं और विसरित ढंग से परावर्तित हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नो इमेज बी फॉर्म्ड। अगला क्वेश्चन है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। यानी फर्श पर कोई यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है और इसको यहाँ पर खिसकाना है, तो फिर यानी किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी किस बल से अधिक बल यहाँ पर लगाना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1st नंबर, स्थैतिक घर्षण। देखिए स्थैतिक घर्षण यहाँ पर कार्य करेगा और उससे ज़्यादा बल लगाना होगा अगर आपको इसको यहाँ से क्या करना है, विस्थापित करना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन निम्न में से कौन है वो आपको बताना है। तो कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारक तो उच्च होगा, तो ये हमारा सही नहीं है। फिर ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति से किया जाता है। देखिए कई बार हम आपको बता चुके हैं प्रबलता का आवृत्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रबलता आयाम के यानी अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, तो बिल्कुल सही आंसर है। ध्वनि यहाँ पर निर्वात में कभी भी गति नहीं करती। उसके अलावा ठोस, द्रव, गैस सभी फॉर्मेट में ध्वनि गति कर सकती है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को संभावित करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं, यानी कि हम ये कह लें कि वो चालक नहीं है, कुचालक हैं। हीन चालक का मतलब क्या हो गया, कुचालक है ना कि सुचालक। तो इसलिए यानी आपको ऐसे द्रवों को संभाविष्ट करना है जो विद्युत के हीन चालक हैं यानी कि कुचालक हैं। तो देखिए इसमें आ गया नींबू का रस, तो ये यहाँ पर चालक हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो टोटी का जल हो गया, या हम ये कह लें उसमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ विद्युत का जो चालन है वो हमको देखने को मिलेगा, और इसमें भी नींबू का रस आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा 3rd नंबर, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल विद्युत के हीन चालक होंगे। यानी ये जो शैम्पू हो गया, वनस्पति तेल हो गया, उसके अलावा आसुत जल हो गया, तो ये सभी कुचालक की श्रेणी में आएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को क्या करता है, समाविष्ट करता है। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर केमिकल चेंज की, रासायनिक परिवर्तन की। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, और ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी इनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
यानी जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल जाती है तो वापस से वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं होती, यानी अनुत्क्रमणीय जो प्रोसेस है वो हमको केमिकल चेंजेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सही जो सेट होगा कौन सा होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन। तो लोहे में अगर जंग लग गई, कागज अगर जल चुका तो हम दोबारा से कागज को प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर है पानी उबालना, तो देखिए पानी आपने उबाला और पुनः आप फॉर्म में आपको पानी मिल जाएगा, तो यहाँ पर रासायनिक चेंज नहीं होगा। और जल में लवण घोलना, तो भी यहाँ पर जो रासायनिक चेंज है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जा रही है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात अपनी यात्रा चाल से फिर आरंभ करती है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फार्मूले का यहाँ पर यूज होगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी अपने आप से सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। यह पूरी तरीके से मैथ का क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कोई लवण है और जल का मिश्रण है और यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगी जो यहाँ पर यूज नहीं होगी, यानी सहायक नहीं होगी। तो बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहला ही यहाँ पर सही होगा निस्तारण। तो निस्तारण का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि निस्तारण का यूज करते हैं हम अघुलनशील ठोस को अलग करने के लिए, यानी ऐसा ठोस जो घुले ना उसे हम अलग करने के लिए निस्तारण विधि का यूज करते हैं। और उसके अलावा जो निस्यंदन है, आसवन है, या हम ये कह लें उबालना है, बॉइलिंग है, ये सभी यहाँ पर यूज होंगी, ये प्रक्रिया यूज होंगी, लेकिन निस्तारण का यूज यहाँ पर हम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या में किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो छाया है या जो बिंब है, शैडो है, वो फॉर्म होती है। तो वो कैसे फॉर्म होती है, तो देखिए प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये बात हमारी सही है। फिर आता है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसका शैडो से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, तो ये भी हमारा सही है, यानी सही आंसर होगा डी और ए। तो डी और ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन कौन सा होगा, बलुआ मृदा चिकनी मृदा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम, तो जो चिकनी मिट्टी होगी उसके महीन कणों का अनुपात जो दोमट मिट्टी होगी उससे यहाँ पर उच्चतम होगा, यानी चिकनी मृदा में जो महीन कणों का अनुपात होगा दोमट मृदा की अपेक्षाकृत कैसा होगा, उच्चतर होगा, या हम ये कह लें उच्च होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है और यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड को बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मसूड़ों से जो रुधिर बहना है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए इससे रिलेटेड एक रोग होता है आपका स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो कि होता है विटामिन सी की कमी से। तो एक्स की जगह तो क्या आने वाला है, विटामिन सी आने वाला है। फिर यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए ये जो अवशोषण के लिए आवश्यक है वो है आयरन। और फिर भोजन एक्स यानी भोजन जेड में पाया जाता है, यानी जो विटामिन सी है वो किस में पाया जाता है, तो ये आपका फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा एक्स, विटामिन सी, आयरन और नींबू वंश के फल यानी कि खट्टे फलों में ही विटामिन सी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइंस के जो अगले क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देखते हैं। बीच में कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, हरित लवक नहीं होता, तो वाई क्या हो सकता है। यानी वाई एक इस प्रकार का पौधा है जिसमें क्लोरोफिल या हरित लवक
नहीं पाया जाता। तो देखिए जो हरित लवक अगर नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पर वो खुद भोजन तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसी की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन तैयार करते हैं। और यहाँ पर एक जो आपको पौधा देखने को मिलेगा वो है अमरबेल, जो कि एक परजीवी पौधा है। आपने देखा भी होगा कई सारे पेड़ों में अमरबेल यहाँ पर लिपटी रहती है और उसी से अपना क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है। तो कसकुटा या अमरबेल जिसे कहते हैं, तो इसमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन सही आपको बताना है। तो बृहदांत्र क्षुदांत्र, तो देखिए बृहदांत्र हम कहते हैं किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को, यानी कि बड़ी आंत को। और क्षुदांत्र हम किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं छोटी आंत को या स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो देखिए नाम इसका होता है छोटी आंत, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई यहाँ पर कम होती है छोटी आंत की तुलना में। तो बृहदांत्र क्षुदांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, तो यही कथन हमारा सही होगा। उसके अलावा बृहदांत्र में पचित भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत्र में यहाँ पर अगर हम बात करें तो भोजन का परिपाचन होता है, तो ऐसा भी नहीं है। बृहदांत्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं, तो ये भी कथन गलत है। सही आंसर होगा बृहदांत्र क्षुदांत्र की अपेक्षा इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है, और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए रेशम जो है कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, तो ये हमारा सही होगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो ये हमारा कथन गलत है, यानी यही आंसर सही है। वैसे तो कथन हमारे ये 3 सही होंगे और ये गलत होगा, तो वही तो आपको बताना है। जो सही ना हो तो सही आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर, यानी प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर नहीं बनता है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि वो कैटरपिलर बन जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड, साइंस सेक्शन से पेपर यानी सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत। और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की बुक का, जिसमें यहाँ पर कई सारे यानी 3000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं। बाल विकास, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और ईवीएस से रिलेटेड 3000 प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड इस बुक में दिए गए हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।